मेहनत से ही लकीरें बनती है, मेहनत से ही तकदीरें संवरती है। मेहनत से ही लकीरें बनती है और मेहनत से ही तकदीरें संवरती है। मेहनत से ही मुश्किलों का हल मिलता है, मेहनत से ही मुश्किलों का हल मिलता है और मेहनत से ही सफलता का कमल खिलता है, सफलता का कमल खिलता है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों आज का ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। जी हां, अगर आप क्लास 10th में हैं, आपका परीक्षा 2024 में होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इतना खास होने वाला है कि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया आप बहुत पछताएंगे। ये आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं ना, आपको पता चल गया होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है अवतल दर्पण में F=R/2 को सिद्ध करें। जी हां, ऐसा मैं सिखाऊंगा ना आपको सिद्ध करने का कि कभी भी आप नहीं भूल सकते हैं, सपना में भी आप कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। जी हां, और एग्जाम में जब ये प्रश्न आपको दिख जाएगा ना, तो सबसे पहले आप इसी प्रश्नों को बनाने वाले हैं। प्यारे साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा उन सभी बच्चों तक जो क्लास 10th की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। उनका परीक्षा भी 2024 में होने वाला है। प्यारे साथियों, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहां पर जो प्रश्न आपको लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में F=R/2 को सिद्ध करे, यह आपका पार्ट 1 है। मैं इसके पार्ट 2 में बताऊंगा उत्तल दर्पण में। ये तो यहां पर अवतल दर्पण की बात होगी, मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा उत्तल दर्पण में F=R/2 को सिद्ध करना है। तो चलिए हम फटाफट से इसको सिद्ध करते। तो सबसे पहले मुझे एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आराम से मैं आपको बताता हूं, अच्छे से आप समझिएगा, सीखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराइएगा मत, क्योंकि आज ये इकलौता वीडियो ऐसा होने वाला है जिसके बाद फिर दोबारा आपको F=R/2 का कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा आपको सिखा दूंगा। जी हां, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूं। जी हां, मैं बोल सकता हूं। आप एक बार विश्वास करके इस वीडियो को पूरा वॉच तो जरूर कीजिए अंत तक, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो में क्या ऐसा खास था। तो प्रश्न है अवतल दर्पण में F=R/2 सिद्ध करें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक अवतल दर्पण बनाता हूं। एकदम प्यार से समझिए, अच्छे से समझिए। तो क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण बना दिए, है ना। थोड़ा फिगर में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, मैं कोई कलाकार नहीं हूं, मैं बस आपको समझा रहा हूं। आप जो है यहाँ पर डिवाइडर का यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, सब कुछ आपको लेकर जाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। चलिए, अब आपने एक अवतल दर्पण बनाया, इसका नाम आप रख लीजिए M और N, ठीक है। ये MN आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक प्रधान अक्ष बनाना है। ऐसे क्या बनाना है आपको, प्रधान अक्ष बनाना है। प्रधान अक्ष आपको बनाना, इसी को आप क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, इसी को आप मुख्य अक्ष भी कहते हैं और इसी को आप प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है सर, आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपका ध्रुव होता है, यानी कि पोल जिसको आप बोलते हैं, इसको हम P लिखते हैं, तो ये आपका P हो गया। क्लियर है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कहीं ना कहीं क्या है, तो C है, C है। और ये C क्या होता है, तो ध्रुव और केंद्र, ये ध्रुव है और ये केंद्र है। तो ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यह आपका वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे आप क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं सर। और यही तो मुझे लाना है। देखिए ना क्या बोला, F=R/2 सिद्ध करना है, यानी F का मान जो होगा वह त्रिज्या जितना बड़ा होगा ना उसका आधा है, यानी यहां से लेकर यहां तक आपका त्रिज्या है, तो इसका कहीं ना कहीं बीच में आधा जो होगा, आधा वाला पॉइंट वहां पर क्या होगा, तो फोकस होगा। क्या होगा, तो फोकस होगा। यह बात आपको क्लियर हो गया। देखिए ये संबंध क्या बताना चाहता है, F=R/2 ये क्या कहना चाहता है सर, ये कहना ये चाहता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो लंबाई होगी उसका आधा फोकस होगा। ये कैसे होगा, इसको साबित करना है। बात को समझ रहे हैं आप, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो ध्रुव है
और यहाँ सी क्या होता है, तो वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इस वक्रता त्रिज्या को आप आर लिखते हैं, आर। क्लियर है? तो जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या उसका आधा, आधा मतलब 2 से भाग लगाते तभी तो आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस होता है, यही चीज आपसे पूछा गया है। समझ में आ रहा है आपको? यही चीज आपसे पूछा गया है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब क्या करना है, ये इतना काम पहले आपको कर लेना है। फिर इस प्रधान अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण लेनी है। प्रधान अक्ष के समानांतर क्या लेना है? आपतित किरण। क्या आपको समानांतर समझ में आता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि ए बी एक रेखा है, तो ए बी के समानांतर आप दूसरी रेखा बनाइए, तो आप कहेंगे कि लीजिए बना दिए, तो ए बी के ये क्या है? समानांतर हो गया। उसी प्रकार से मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए कि ये जो सी और पी है, तो सी पी के समानांतर यानी मुख्य अक्ष के समानांतर एक आपको समांतर रेखा लानी है, और वह रेखा जो होगा वह आपतित किरण होगा। क्या होगा? आपतित किरण होगा, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। तो चलिए हम लेकर आते हैं। देखिए, ये मैंने एक किरण लाया और ऐसे जा रही है, इसलिए मैं इस तरीके का डायरेक्शन दे देता हूं ताकि पता चलेगा। ठीक है ना? अब इस किरण का क्या नाम है? तो आपतित किरण। ए बी क्या है? ये आपतित किरण है। ए बी क्या है सर? ए बी जो किरण है ये आपतित किरण है, और ये क्या कर रहा है? तो दर्पण से टकरा रहा है। दर्पण से टकरा रहा है। ईमानदारी से आप बोलिएगा सर, ईमानदारी से आप बोलिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो वह टकराकर वापस लौट जाती है, और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है सर, आपको पता होगा। और प्रकाश का जब परावर्तन होता है ना सर, तो आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण जो होती है और परावर्तित किरण जो टकराकर जाती है, उसके बीच में एक क्या बनता है? अभिलंब बनता है। मैं क्या करता हूं, पहले यहां पर इसको परावर्तित कर देता हूं। ये आने वाली किरण है, तो जब भी दर्पण पर पड़ेगी, याद रखिएगा अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? तो फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से इसको लेके आता हूं। कहां से जाएगी? तो फोकस से जाएगी। ठीक है ना? फोकस से जाएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर थोड़ा सा जो है ना, हमसे फिगर जो है अच्छा नहीं बन पाता, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपको समझ जाना है। ऐसे मैं फिगर ड्रॉ कर लिया। अब बताइएगा, ये आने वाली किरण दर्पण से टकराया और ये परावर्तन हो गई, ऐसे चली गई। ठीक है? यहाँ पर ये फोकस है आपका। ये क्या है? तो फोकस है। ये क्या है आपका? तो फोकस है। ठीक है ना? याद रखिएगा कि जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है आपको? चलिए आगे मैं बढ़ूं। अब याद रखिए, एक बात बताइए, ये तो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा होता है। क्या आप पढ़े हैं? आप ईमानदारी से बताएंगे, क्या आपने पढ़ा है आपतित किरण और परावर्तित किरण? याद होगा आपको सर, ध्यान दीजिएगा, याद होगा आपको, आपने ऐसा पढ़ा होगा, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा बनता है। इस काल्पनिक रेखा का नाम अभिलंब होता है सर, अभिलंब होता है। और ये जो अभिलंब होता है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये आपतित है, ये परावर्तित है, तो यहाँ पर मैं एक अभिलंब बनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये काल्पनिक रेखा होता है, यानी डॉट लाइन पे होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉट लाइन बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये मैंने क्या बना दिया सर? डॉट लाइन मैंने बना दिया। आपको ऐसे ही फिगर ड्रॉ करना है। आपको क्या करना है? इसी प्रकार का फिगर जो है ड्रॉ करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाइए। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अब एक बात बताइए कि आने वाली किरण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है,
उस कोण को आप क्या कहते हैं सर? उस कोण को आप आई बोलते हैं। उस कोण को क्या कहते हैं? आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बनता है सर? तो आर बनता है। और आई और आर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपको याद होना चाहिए सर, आपको याद होना चाहिए कि आपतन कोण, आई आपतन कोण है और परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। और यही चीज का फायदा यहाँ उठाना है, यही चीज का फायदा यहाँ पर उठाना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एकदम अच्छे से बताने का प्रयास, इसलिए मैं समय भी आपसे ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए एक बात बताइए, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, सर ये कोण बता दीजिए क्या होगा? सर आपतन कोण होगा। अभी आपने बताया आपतन कोण होगा, यानी ये आपका आई है, ठीक है ना। ये क्या है? आपको आई है। और ये क्या है आपके पास? ये सर आर है, यानी आई और आर क्या होगा? तो सर बराबर है। यही चीज का फायदा यहाँ पर उठाना है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? इतना फिगर आपने बना लिया, फिगर आपका कंप्लीट है, फिगर आपका कंप्लीट है सर, अच्छे से कंप्लीट है। अब क्या करना है? दिमाग लगाना है एग्जाम के अंदर। ऐसे तो फिगर बना लिया आपने, अब आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? जो जो बात आपने यहाँ पर किया है, यानी जो जो कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ किया, जो रचना आपने किया, वो सारी कहानी को यहाँ पर लिख देना है। वो सारी कहानी को क्या करना है? लिख देना है। 5 नंबर है सर, सस्ता नहीं है, महंगा है। यहाँ पर लिखिए माना, क्या लिखेंगे आप? माना कि एम एन, क्या लिखेंगे आप? माना कि ये एम और एन क्या है? अवतल दर्पण है। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। माना कि एम और एन क्या है सर? एम एन क्या है आपके पास? तो अवतल दर्पण है। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी क्या है जल्दी बताइए। ए बी क्या है सर? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ए बी क्या है? आपतित किरण है सर। ए बी क्या है? आपतित किरण है। लिखेंगे ए बी एक आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण है। जो क्या कर रहा है बताइए? जो क्या कर रहा है? दर्पण से टकरा रहा है। जो दर्पण से टकरा रहा है। लिखेंगे ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराकर, जो दर्पण से टकराकर, जो दर्पण से टकराकर, है ना, जो दर्पण से टकराकर, ध्यान दीजिए, ए बी का आपतित किरण है जो दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर जाती है या गुजरती है, कुछ भी लिख सकते हैं। फोकस से होकर, यहां आप लिखेंगे फोकस से होकर क्या करती है? तो गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती है। क्या आपको ये बात लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से लिख देंगे। सर हमने क्या किया है? जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया वही तो लिखा है। माना एम एन एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब वापस लौट जाना, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? इतना बात आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब क्या करना है देखिए, सी क्या है? सी क्या है? वक्रता केंद्र। और पी क्या है? ध्रुव। आप लिखेंगे यहां पर तथा सी क्या है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। एवं सी क्या है? तो वक्रता केंद्र। एवं पी क्या है? पी ध्रुव है। पी क्या है सर? तो ध्रुव है। क्या आपको इतना बात लिखने में प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा सर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर आपको ए बराबर आर बाई टू सिद्ध करना हो, यहाँ जो आई और आर बराबर है इसको आप मिटा लेंगे और यहाँ कुछ और मान लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको आसानी हो जाएगा। इसको क्या करना है सर? यहाँ पर इसको आप मानिए कोण 1, ठीक है। इसको आप कर दीजिए कोण 2, और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसका नाम आप रख दीजिए कोण 3, ठीक है ना। इसका नाम आप क्या रखेंगे? कोण 3 रखेंगे। अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, अच्छे से बनाना है। इसको आपने क्या कहा? 1, इसको क्या कहा? 2, और इसको क्या कहा? 3। सर एक बात बताइए, जब भी आप ऐसा कर लेंगे तो क्या सोचना है? यहाँ पर सर एक त्रिभुज आपका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। उस त्रिभुज का नाम क्या है? बी एफ सी। देखिए बन रहा है ना, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैं आपको पूरा लकीर बना के आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको वहाँ पर डॉट बनाना है, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। ये देखिए त्रिभुज, और इस त्रिभुज को ज़रा
इसको जो है ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आप काला वाला हिस्सा देख रहे हैं इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। चलिए मेरे काम का नहीं, यहाँ से हट जाए। ठीक है, देखिए त्रिभुज BCF, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है अच्छे से। ये जो त्रिभुज है ना, सारा का सारा गेम इसी त्रिभुज का है। सारा का सारा गेम इसी त्रिभुज का है। इसी गेम यानी इसी त्रिभुज पर ये पूरा गेम टिका हुआ है। अगर त्रिभुज को समझ गए ना, अगर त्रिभुज को समझ गए, इसको मना लिए आप, तो फिर A बराबर R/2 आपकी कदम चूमेगा। सर 5 नंबर मिल जाएगा पक्का। इस त्रिभुज को मना लीजिए। कैसे मानेगा ये त्रिभुज? ध्यान से मेरी बात को सुनिए, सब कुछ होगा। एक बात बताइए, AB आपतित किरण है ना, और यहां से ये परावर्तित हो रही है। ये अभिलंब था सर, मैंने इसको मिला दिया है आपको समझाने के लिए। कोण 1 और कोण 2 क्या होगा सर? बराबर होगा। बराबर होगा। ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 आपतन कोण है और कोण 2 परावर्तन कोण है, तो ये दोनों बराबर होगा परावर्तन के नियम से। समझ में आ रहा है आपको? यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? ये जो कोण 1 है ये बराबर होगा कोण 2 के। ध्यान दीजिए, ये कोण 1 और कोण 2 सर क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? परावर्तन का नियम है ना सर। अभी तो बताया कि यहां I था और यहां R था, तो मैंने मिटाकर 1 और 2 सिर्फ इसलिए लिखा, सहूलियत हो जाए, समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है? तो कोण 1 और कोण 2 क्या है? बराबर है। किस लिए बराबर है? आप लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लीजिए। अब आगे क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिए। कोण 1 को आपने 2 के बराबर कर दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ध्यान से सुनिए। सर क्लास 9th में ना आप एक बात पढ़े थे मैथ में, जब 2 समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से सुनिए, जब 2 समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये रेखा इसके समानांतर है, ठीक है, ये दोनों रेखा समानांतर है, तो अगर ये तीसरा इसको क्या कर रहा है? विषमानी कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो होता क्या है? ये कोण और ये कोण क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं एकांतर कोण। ध्यान दीजिएगा, ये कोण, ये वाला कोण और ये कोण, एक का अंतर एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। जरा आप वहां ध्यान दीजिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जेड बन रहा है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। जब जेड बनता है ना जेड, तो ई वाला कोना और ई वाला कोना बराबर होता है। अब जरा इसको मैं सरका दूं ऐसे, और इसको सरका दे यहाँ तक और यहाँ तक, इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए, तो 2 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो जेड बनता है ना जेड, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल बराबर होता है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको आप दिमाग में सोचिए। जेड बन रहा है ऐसे, देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, फिर ये नीचे उतरिए, ऐसे ऐसे उतरिए, नीचे उतर रहे हैं आप ऐसे, अब फिर एन्ना घूम जाइए, देखिए जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल यानी कोण 1 और कोण 3 क्या होगा? बराबर होगा। कोण 1 और कोण 3 क्या होगा? तो बराबर होगा। और क्यों बराबर हुआ? एकांतर कोण से आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो कोण 1 है ये 3 के बराबर है, कोण 3 के बराबर है। क्यों बराबर है भाई साहब, क्यों बराबर है? आप यहां लिखेंगे सर एकांतर कोण से बराबर है, एकांतर कोण से। ठीक है, चलिए, क्या आप इतना काम कर सकते हैं सर परीक्षा में? क्या आप इतना काम कर सकते हैं? यस सर कर सकता हूं। फिर अब कुछ नहीं है, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। क्या आपने किया पता है? मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं पहले, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। आपने क्या किया, जरा पूरी बात को फिर से समझिए। आपने देखिए, पहली बार तो 1 और 2 के बराबर था, क्लियर। अब आपने 1 और 3 को बराबर कर दिया। ध्यान दीजिए, पहले क्या था? 1 और 2 बराबर था,
परावर्तन के नियम से। फिर आपने 1 को 3 के बराबर कर दिया, इसका मतलब कोण 3 और कोण 2 बराबर हो गया? नहीं हुआ। मैं आपसे कहूं कि a बराबर है b, ठीक है, a बराबर है b और b बराबर है c। ध्यान दीजिएगा, अगर a का मान b है और b का मान c है तो a का मान भी तो c है। क्यों सर? a बराबर b है तो मतलब b बराबर a है, तो b का मान अगर यहाँ c है तो a और c बराबर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह 1 और 2 तो बराबर था परावर्तन के नियम से, और 1 और 3 को बराबर कर लिए एकांतर कोण से। तो 1 जब 2 के बराबर है और 1 3 के बराबर है तो 3 2 के बराबर हो गया। हो गया? यस सर। अब जैसे ये काम आपने किया, यानी इस त्रिभुज को ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो त्रिभुज है ना आपका, त्रिभुज BFC, ध्यान दीजिए, मैं इस त्रिभुज को यहां बना देता हूं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ये आपका C है, ये आपका B है और ये आपका F है, ठीक है। यही त्रिभुज है। आपने क्या किया? इसको और इसको बराबर कर दिया। देखिए C और B, ये कोण इस कोण के बराबर, कोण 3 बराबर है कोण 2 के। एक बात बताइए, गणित पढ़ते हैं ना अच्छे से? क्या आप गणित पढ़ते हैं? गणित का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर है, अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर है, अगर ये कोण इसके बराबर है, अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर है, ध्यान दीजिए, अगर ये कोण 2 है, अगर ये कोण 3 है, अगर 2 और 3 बराबर है, अगर 2 और 3 बराबर है, अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा और इस कोण के सामने की भुजा भी बराबर होता है। ये नियम कहता है त्रिभुज का। ध्यान दीजिए, इसके सामने का भुजा AC और इसके सामने का भुजा AB, यानी AC बराबर होगा AB का, AC बराबर होगा AB का। और ऐसे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसे त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बताइए, इस त्रिभुज में ये एंगल इसके बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये यानी कि BF, इसके सामने की भुजा ये यानी कि BF। ध्यान दीजिए, इसके सामने की भुजा ये यानी BF और 2 के सामने की भुजा CF बराबर होगा। सर बराबर होगा? ईमानदारी से बोलिए, बराबर होगा? बिल्कुल सर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 कोण आपने बराबर कर लिया। अब सारा खेल इसी त्रिभुज का था, बस बात खत्म। अब यहां से गाड़ी एकदम रुक जाएगा और फिर देखिए आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं पहले, फिर यहां से हम थोड़ा सा टमटम बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि जो आपका त्रिभुज BFC है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज BFC, है ना। अतः करके लिखिए, अतः त्रिभुज BFC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अतः BFC समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर है तो मैंने क्या कहा? इसके सामने की भुजा CF, ध्यान दीजिएगा, इसके सामने की भुजा CF अब बराबर होगा इसके सामने की भुजा BF के। अब आप इसको क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। सर समझ में आया आपको? समझ में आया? बिल्कुल मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना मजा आता है। अब एक बात बताइए, आप इतना सर किए हैं, बड़ा मेहनत लगा है, पता है इसको बनाने में ना 3 मिनट काफी है। 3 मिनट में बन जाएगा। 5 नंबर, 3 मिनट का खेल है। 3 मिनट का खेल है और 5 नंबर। प्रैक्टिस रहेगा ना, बहुत मजेदार है। ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। सुनिए, एक बात बताइए, ये जो B है, इस P के नजदीक है।
बी पी के नज़दीक है। अगर मैं ये आपसे कहूँ तो कैसा लगेगा? सर ये कौन सी बात बता रहे हैं आप? कहाँ बी ऊपर और कहाँ पी नीचे, ये बराबर कैसे होगा? ये तो संभव नहीं है। लेकिन ज़रा सुनिए, संभव हो सकता है। ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपको कहूँ कि 3 बिंदु मैं लेता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। और मैं आपको कहूँ कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है, ठीक है। ये बी है, बी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ यहाँ पर, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे लाता हूँ तो बी यहाँ पर आ जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे लाता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे लाता हूँ यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर थोड़ा सा नीचे लाता हूँ यहाँ पर आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो ए बी आप देख रहे थे ना, जो यहाँ तक आ गया, वह ए बी ए सी बन जाएगा, है ना। ए बी क्या बन जाएगा? तो ए सी बन जाएगा। सर तीखी बात यह है कि ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब? जब बी सी के निकट होगा और निकट में अधिक निकट होगा। मैं कह सकता हूं कि बी पी के अधिक निकट है, बी पी के अधिक निकट है। अगर बी पी के अधिक निकट है तो एफ बी बराबर पी एफ। एफ बी ये लंबा सा लाइन है, अभी बी यहाँ है। मान के चलिए कि कुछ देर के बाद, मतलब ये बी यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि एफ बी इक्वल हो जाएगा एफ पी के। कब इक्वल होगा? जब बी पी के अधिक निकट होगा। यहां पर आप लिखेंगे कि बिंदु, है ना, बिंदु जो बी है, बी पी के क्या है? तो अधिक अधिक निकट निकट है, ठीक है। बिंदु बी पी के अधिक निकट है। अगर आपने ऐसा लिखा तो फिर आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपके पास पीएफ है, ये जो पीएफ है, ये जो आपके पास पीएफ बोलो या फिर आप इसको एफपी बोल दो, एक ही बात है। ये आपके पास जो एफपी है ये किसके बराबर होगा? तो एफबी के बराबर होगा, यानी कि बीएफ के बराबर होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 2। समझ रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट लगाइए दिमाग। ये एफबी बराबर हमने किया पीएफ के। अब आगे समझिए जरा, अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 एवं 2 पर। समीकरण 1 में यहां भी बीएफ और यहां भी बीएफ, दोनों जगह बीएफ। मैथ का नियम क्या कहता है? एलएचएस या आरएचएस आपका बराबर है तो फिर अगर आपका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर हो जाएगा, और अगर आपका आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर हो जाएगा। आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों बराबर है। सर 1 नंबर वाला समीकरण में इधर और 2 नंबर वाला में भी इधर है, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। अभी आपको नोट नहीं करना है, छापना नहीं है। आप लिखेंगे CF बराबर है PF के या FP के। इसको आप क्या लिखेंगे? समीकरण 3। समीकरण 3 क्लियर है आपको? सर ये बात आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए बस आगे आपका आंसर, ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान दीजिए। ये आपके पास वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है। एक बात बताइए, सी से लेकर पी, सी से इसको मिटा दें, चलिए, सी से लेकर पी सीपी है। ये पूरा क्या है? सीपी है। ध्यान दीजिए यहां पर है सी और यहां पर है पी, तो सी से लेकर पी क्या है? सीपी है। और बीच में कहीं ना कहीं क्या है? एफ है। बीच में क्या है? एफ है। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि बताइए सीपी क्या है? सर आप कहेंगे जो सीपी है ना, ये पूरा सीपी जो होगा वह सीएफ प्लस पीएफ होगा। ध्यान दीजिए ये पूरा सीपी क्या होगा? सीपी पूरा सी से लेकर एफ होगा,
सी से लेकर एफ होगा और एफ से लेकर पी होगा, यानी प्लस में एफ पी। मैं आपसे कहूँ कि सी से लेकर पी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और सी से लेकर एफ है 5 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे ये हो 5 सेंटीमीटर, तभी तो सी एफ प्लस पी एफ 10 होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये लाइन सी से लेकर पी क्या होगा, तो सी एफ और प्लस में पी एफ ये होगा। इसको आप लिखेंगे चूंकि में, चूंकि सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, यही ना कहेंगे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं कितना विस्तार कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए सर, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज के बाद आपको दोबारा कोई वीडियो नहीं देखना है। ए बराबर आर बाई टू सिद्ध हो गया। चलिए मैं क्या लिख सकता हूं सर, सीपी के बदले क्या लिख सकता हूं, लिखेंगे चूंकि जो सीपी है वह सीएफ है और प्लस में एफपी है, एफपी यानी यहां का जोड़ प्लस इसका जोड़, यानी दोनों का जोड़ इक्वल होगा सीपी के। ये बात कंप्लीट। आगे बढ़िए, सीपी के लिए सीपी लिखिए बराबर। सर इस सीएफ के बदले में कुछ लिख सकते हैं सर, सीएफ के बदले में कुछ लिख सकते हैं। यस सर, सीएफ के बदले में आप पीएफ लिख सकते हैं। सीएफ के बदले में क्या लिख सकते हैं सर, सीएफ के बदले में पीएफ। 3 नंबर में क्या है, सीएफ का मान पीएफ है, सीएफ का मान पीएफ है, रख दीजिए पीएफ यहां पर पीएफ। सर सीएफ के जगह पर क्या रखेंगे, पीएफ रखिए या एफपी रखिए, एक ही बात है, प्लस में एफ पी। अब आपने इसको कहां से रखा, समीकरण 3 से रखा, ब्रैकेट में आप सजा दीजिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। एक बात आप जानते हैं, मैं समीकरण सिर्फ इसलिए माना हूं ताकि सॉल्व करने में सहूलियत मिल जाए, सहूलियत के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपने लिख दिया, देखिए सीपी अपने जगह पर, दूगो पीएफ है, दूगो पीएफ है सर, यहां भी पीएफ यहां भी पीएफ। अरे भाई एफपी है चाहे पीएफ है, एक के बात ना है। ये दोनों को जोड़िएगा तो 2एफपी होगा, एफपी प्लस एफपी, 2एफपी हुआ, हुआ ना? यस सर हो गया। आगे बढ़िए, बड़ा बिजोड़ है आप। देखिए अब एक बात बताइए, इस सीपी क्या है, ध्यान से सुनिए, ये सीपी क्या है, ये सीपी सर सी से लेकर पी, ये तो सी है या पी है सर? मैं पढ़ा हूं ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है सर। यहां से यहां की दूरी, ध्यान से मेरी बात को सुनिए सर, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आप सीपी के जगह पर त्रिज्या यानी आर लिख दिए बराबर, क्या लिख दिए, आर लिख दिए, और 2 अपने जगह पर विराजमान है। अच्छा एफपी का क्या मानी हुआ सर, एफपी यही तो एफ यही तो पी है सर, ध्रुव से लेकर फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है सर, फोकस दूरी कहलाती है। और ये एफ हो गया कि नहीं, यानी आप इसको क्या लिखेंगे, इधर आर है बराबर में गुना वाला आ गया, भाग में इधर आ गया एफ, और यही आपको लाना था सिद्ध करके, यही ना लाना था। अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बटा टू, आर बटा टू। सर यही तो सिद्ध करना था। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छोड़कर मत आइएगा, याद कर लीजिए, अच्छे से वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तेवारा देख लीजिए, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में अगर ये प्रश्न दिख जाए तो सबसे पहले 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आप इसी को सॉल्व करेंगे, आप इसी को सॉल्व करेंगे। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। आपसे मैं वादा करता हूं कि ऐसा कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से एक्सप्लेन आपको अभी तक का कोई वीडियो YouTube पर नहीं मिला होगा जिसमें इतने अच्छे से आपको समझाया गया होगा। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे आपका तैयारी अच्छा हो, आप अच्छे से मेहनत करें, खूब लगन से मेहनत करें, समाज में अपना नाम बनाएं, अपने रिश्तेदारों में अपना नाम बनाएं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, अपने समाज में अपना नाम रोशन करें, और आपका जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा होने वाला है 2024 में, उसमें आप सफल हो। अच्छा प्रयास करते रहें, मेहनत करें, जो भी बचे हुए समय है उसमें आप अच्छे से ईमानदारी से समय देने का प्रयास करें, ठीक है ना?
क्योंकि जो समय आपका चला गया वापस नहीं आएगा। तो जो भी आपके पास समय बचा हुआ है प्यारे साथियों, जो भी टाइम बचा हुआ है, उस टाइम को सर आप यूं ही ना गुजारे। जो गुजर गया, जो बीत गया, उसको आप मत सोचिए। जो भी बचा हुआ समय है उसमें आप कोशिश कीजिए कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाऊँ, पढ़ पाऊँ। सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें हम उत्तल दर्पण से F=R/2 को सिद्ध करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।